अमेरिकी एनएसए भी भारत आ रहे हैं। जी हां, ये एक और अहम अपडेट आपको दे दें, बाइडेन के साथ जैक सुलिवन भी भारत आ रहे हैं। बाइडेन के डेप्यूटी असिस्टेंट जॉन किर्बी भी टीम में होंगे। स्पीच राइटर विनय रेड्डी भी जो बाइडेन के साथ होंगे। तो एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, क्योंकि देखिए G20 समिट तो कल होनी है, लेकिन आज जो सबसे अहम बात होने जा रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात। उससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, अब हम आते हैं अपने तीसरे विषय की तरफ। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि अलग अलग विषयों और बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच छोटे परमाणु रिएक्टर पर भी चर्चा हो सकती है। क्या है ये छोटे परमाणु रिएक्टर और क्या ये डील है, आइए इसको हम समझते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो छोटे परमाणु रिएक्टर पर समझौते की उम्मीद है और अगली पीढ़ी के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर जोर है। अमेरिका भारत में 6 छोटे परमाणु रिएक्टर लगाएगा। जून में NPCIL और WEC के बीच चर्चा हुई थी। बाइडेन मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में मुहर लग सकती है, इस पर तकनीक ट्रांसफर पर भी मुहर लग सकती है। ये बहुत ही एक तरीके से कहें कि बड़ी छलांग होगी भारत के भविष्य को देखते हुए। निनाद सर, आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, इस बिंदु पर आप क्या देखते हैं? भारत जो ये कदम बढ़ा रहा है, भारत का अपना एक एनर्जी सेक्टर, अपना न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम है, लेकिन साथ में अमेरिका का जुड़ना या ऐसे देशों का जुड़ना और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये कितना बूस्ट देने वाला है भारत के इस फ्यूचर विजन को? इंडिया की सिक्योरिटी के लिए स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझिए कि एक तो इसका एनर्जी में यूज़ होगा, पर अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है तो अंग्रेज़ी में जिसे ट्रायड कहते हैं, तीन चीज़ें होती हैं जिससे इंडिया की गारंटीड सिक्योरिटी होती है। वो है एक न्यूक्लियर मिसाइल जो एयरफोर्स में है और एक न्यूक्लियर मिसाइल जो सबमरीन में है। इंडिया के पास इस वक्त 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, पर इंडिया को चैलेंज ये आ रही है कि हम मिनिएचराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो इस टेक्नोलॉजी में अगर ट्रांसफर होती है और हम सचमुच मिनिएचराइजेशन कर सकते हैं तो हमारी डिफेंस अभेद्य हो सकती है, क्योंकि आप पूरी आप बड़ी बात करें कि हमारा डिफेंस अभेद हो सकता है। सबमरीन के ऊपर जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है, ओशन बहुत बड़ा है, किसी को पता नहीं कहाँ है सबमरीन, उसके लिए मिनिएचराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा टेक अवे है जो डिफेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और सिविलियन एनर्जी में इतनी एफिशिएंसी ला सकता है जो अभी तक हमने किया नहीं है। कि न्यूक्लियर एनर्जी तो एक बार मतलब वो हजारों साल तक चल सकती है। उसमें तो सिर्फ इट्स रीन्यूएबल रिसोर्स, तो यूरेनियम सिर्फ चेंज करना होता है। तो मेरे को लगता है कि अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ा टेक अवे होगा प्राइम मिनिस्टर और जो बाइडेन। अगर ये होता है तो बहुत बड़ा टेक अवे होगा। लेकिन एम्बेसडर सचदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये संभव नजर आ रहा है? स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर की नीड, उसकी जरूरत आने वाले समय में उसका इस्तेमाल भारत के लिए कितना अहम हो सकता है, निनाद जी ने बखूबी बताया। और इसमें अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी जोड़ दें, क्या यह मुमकिन नजर आता है? क्या भारत आज की तारीख में आपको वहां खड़ा नजर आता है कि ये सारी चीजें संभव है, मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है, ये आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि फुकुशिमा के बाद ज़ापारिस्ता, यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुरक्षा की संभावनाओं के बाद दुनिया बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स से दूर हटती। अमेरिका में 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर रिएक्टर के एक्सीडेंट के बाद 40 साल में कोई नया न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना। जर्मनी न्यूक्लियर पावर को फेज आउट कर रहा है। फ्रांस, जो कि आधी अपनी इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से लेता था, वो भी पीछे हट रहा है, डीकमीशन किए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात है। तो इस दौरान ब्रिटेन की तरफ से और देशों की तरफ से ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का एक इन्वेंशन, ठीक है सिंह सर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसका भारत में अच्छा उपयोग हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में लगे हैं। सर, और हम एक बहुत एक छोटा सा मैं आंसर चाहूँगा आपसे कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम या इस तरह की एनर्जी अपैरेटस के लिए अमेरिका कितना रिलायबल और लॉन्ग टर्म वाला फ्रेंड है, ये एक बड़ी चिंता है। ये बहुत लाइव क्वेश्चन है आपका रवि, क्योंकि देखो अमेरिका का ऐसे है, एक आप एग्जांपल ले लो, काटसा एक्ट।
कभी भी इन्वोक कर सकता है। भारत को उसने एक्सेप्शन दिया है S-400 मिसाइल के लिए, बट तुर्की को नहीं दिया था। दूसरा पॉइंट है कि उसकी कांग्रेस कभी भी रेजोल्यूशन पास कर सकती है और 180 डिग्री पलटा हो सकता है। वो रिलायबिलिटी फैक्टर क्वेश्चन मार्क है। जहाँ तक ये बहुत अच्छा कवर किया है निनाद साहब ने भी, डिफेंस कैपेबिलिटी मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर की, और सचदेव साहब ने भी। इसमें मैं ऐड करूँगा, अगर हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कर सकते हैं, जैतापुर का फ्रांस के साथ बहुत समय से पेंडिंग है, अगर वो सारे हम कर सकें तो भारत देश एक सरप्लस पावर सप्लायर इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है। क्विक रिएक्ट करना चाह रहे थे। देखिए, हिस्टोरिकली भारत और अमेरिका का एक्सपीरियंस रिलायबिलिटी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। 71 के पहले खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम में और किसी भी प्रोग्राम में हमारे अग्रीमेंट जो भी हैं, स्ट्रेटजिक अग्रीमेंट, उनमें प्रॉब्लम है। 71 के पहले हम उनसे क्लोज थे। 71 के बाद जब ये चाइना से करीब आए, हम सोवियत यूनियन के पास गए। सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ तो हम अमेरिका से क्लोज आने लगे, लेकिन अमेरिका ने दूरी बना के रखी। रिलायबिलिटी अमेरिका की हमेशा क्वेश्चनेबल होती है और कई क्रिटिकल मोमेंट्स पे ये बैकआउट कर जाते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, वो तो एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल था, सीरिया में ले लें, लीबिया में ले लें। रिलायबिलिटी अमेरिका की, वेस्ट की हमेशा सर बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि देखिए रिलायबिलिटी फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, उसका जिक्र करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स नजर आते हैं, लेकिन बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस बातचीत से भी कई नए रास्ते खुलने वाले हैं। G20 के बीच चीन को झटका देने वाली खबर आ गई है। जी हां, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, भारत करेंगे बड़ी रेल डील। हमारे सोर्सेज ये जानकारी हमें दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। खाड़ी और अरब देशों को जोड़ने की कवायद हो रही है। खाड़ी देशों में पोर्ट के जरिए भारत को जोड़ा जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में चीन का प्रभाव कम करने की ये बड़ी रणनीति बनती दिख रही है। तो बहुत कुछ है जो हासिल होने जा रहा है इस G20 समिट के दौरान, और ये जो खबर सामने आई है ये निश्चित तौर पर चीन को झटका देने वाली खबर है। रवि, बिल्कुल, और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस डील का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, तो जरा इसको भी समझिए। मिडिल ईस्ट में चीन का प्रभाव इससे घटेगा। चीन के वन बेल्ट वन रोड विजन को यह बड़ा झटका होगा। चीन की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। कूटनीतिक आर्थिक स्तर पर भारत की बड़ी जीत मानी जाएगी। ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत की साख और बढ़ेगी। अरब खाड़ी देशों से भारत के संबंधों को इससे मजबूती मिलेगी। अमिताभ सर, इसी पे मैं सवाल करना चाहूंगा। देखिए, अरब देशों में लास्ट वाले पॉइंट से ही ये सवाल उठा, अरब देशों और भारत के संबंधों को लेकर बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल रही है। एक चर्निंग फेज है। आप इस डील को उससे जोड़ते हैं तो फिर क्या देखते हैं, क्या आउटकम देखते हैं? देखिए, अरब वर्ल्ड अब अमेरिका के गिरफ्त से बाहर आ रहा है। खासकर जब यूक्रेन युद्ध हुआ है, आप देखेंगे कि जितने भी मीडिएशन जो हैं वो जिनीवा से शिफ्ट होकर अरब वर्ल्ड में, चाहे वो प्रिजनर एक्सचेंज हो, चाहे प्रिजनर रिलीज हो, तो अरब वर्ल्ड एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। और भारत उसमें अपनी सेंध बनाने की कोशिश कर रहा है। खासकर नेटवर्किंग, रोड और रेल नेटवर्क, जैसे INSTC है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। उसमें ईरान, अजरबैजान थ्रू हम सोवियत यूनियन जाएंगे, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन स्पेस था, आर्मेनिया, और वहाँ से हम यूरोप की तरफ जाएंगे। और उस कड़ी में ये ट्रेन ट्रैक जो बन रही है वो उसमें जुड़ेगी। तो ये एक नेटवर्क हम रेल का बनाएंगे जो कि रिलायबल नेटवर्क होगा, जिससे हमारे बिल्कुल, और उसी के बारे में हमने बताया अपने दर्शकों को, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है निनाद जी। लेकिन ये ट्रैक जो बन रहा है अरब देशों और खाड़ी देशों के बीच भारत, और अगर इन देशों को हम जोड़ें तो ये जो ट्रैक बन रहा है ये बड़ा चुभ तो रहा होगा चीन की आंखों में। चीन को इसमें कितना बड़ा झटका देने वाली खबर है, क्या छुपा हुआ है इस डील में जिससे चीन परेशान है, ये हमारे दर्शकों को जरा समझा दो। मेरे को लगता है कि अगर तीन चीज़ें इसमें हैं। देखिए, चीन का जो वन बेल्ट वन रोड है, उनके पास एक एडवांटेज है कि उनके पास सरप्लस कैपिटल है। वो पैसा सीधा पहले लगाते हैं और बाद में देखते हैं क्या होगा। तो हमें देखना ये होगा कि इसमें फाइनेंस किस तरह हो रहा है। पर अगर ये होता है तो एक पॉलिटिकल शिफ्ट होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है वो चीन से दूर हटके अमेरिका, इंडिया और अदर डेमोक्रेसीज की तरफ जाती है। इसके तीन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चीज़ है। एक तो लॉजिस्टिक्स, ऑयल और पेट्रोल
ऑयल फील्ड से पोर्ट तक मूव करना और पोर्ट के बाद इंडिया की तरफ मूव करना, बाईपासिंग चाइना, चाइना को बाईपास करके जाता है। जैसे हम शहरों में बाईपास बनाते हैं तो बाईपासिंग चाइना इसकी की है कि चीन के बिना भी इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पे हो सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अरब वर्ल्ड भी बदले हालात में देख रहे हैं कि अपने बेहतर विकल्प क्या है, कौन करीबी है, किससे लॉन्ग टर्म हम रिलेशंस रख सकते हैं। और वो जो क्वेश्चन था रिलायबिलिटी का, तो भारत की साख जो है पूरी दुनिया में अलग तरीके की है और ये सारे देश भी देख रहे हैं, अरब वर्ल्ड भी देख रहा है।